बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तुलबा, हमारी आज की डिस्कशन मेथड्स ऑफ एक्स-रेज डायफ्रैक्शन के बारे में है कि एक्स-रेज की डायफ्रैक्शन के वेरियस पॉपुलर मेथड्स जो हैं वो कौन-कौन से हैं। आज के लेक्चर की डिस्कशन से पहले हम अपनी एक नज़र जो है वो प्रीवियस लेक्चर की समरी पे डालते हैं। हमारा लास्ट लेक्चर लू ट्रीटमेंट के बारे में था एक्स-रेज डायफ्रैक्शन की, जिसमें हमने 3 इक्वेशंस इंट्रोड्यूस करवाई थी, इनको हमने लू इक्वेशंस का नाम दिया था। और लू ट्रीटमेंट में हमने देखा था कि हमने एक्स-रेज की स्कैटरिंग को लू ट्रीटमेंट में इंडिविजुअल एटम से स्कैटरिंग के तौर पे देखा है। सो डिफरेंट एटम से जो स्कैटर्ड एक्स-रेज हैं वो जब रिकम्बाइन होती हैं तो उससे मैक्सिमा और मिनिमा बनता है। तो मैक्सिमा कहाँ बनेगा उसको डिफाइन करने के लिए लू ने कुछ इक्वेशंस, कुछ कंडीशंस इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिन्हें हम लू इक्वेशंस कहते थे। और फाइनली हमने देखा था कि लू ट्रीटमेंट इज सिमिलर टू डेटा ब्रैग्स लॉ। ठीक है। सो आमतौर पे हम ब्रैग्स लॉ पे फोकस करते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से ड्राइवेबल हैं। एक्स-रे डायफ्रैक्शन किन किन मेथड से पॉसिबल हो सकती है? तो जनरली 3 मेथड्स आर देयर। सबसे पहला मेथड जो है उसे लू मेथड कहते हैं। सेकंड मेथड जो है उसे हम रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास जो है वो पाउडर डायफ्रैक्शन मेथड जो है वो आता है। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, कौन सा मेथड जो है वो किस काम के लिए ज़्यादा सूटेबल है, ये हमारी आज की डिस्कशन है और किस तरह से काम करता है। सो ये 3 चीज़ें हर मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसके मेन फीचर्स क्या हैं, कैसे वर्क करता है और किस काम के लिए बुनियादी तौर पे ज़्यादा सूटेबल है वो एक्स-रेज मेथड। तो बारी बारी सबको जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है लू मेथड। तो लू मेथड की जो मेन फीचर्स हैं वो क्या हैं? सो इसमें हम सिंगल क्रिस्टल यूज करते हैं, वाइट एक्सरेज इस्तेमाल करते हैं जिसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स जो है वो मौजूद होती हैं। सो लैम्डा इज वेरिएबल। क्रिस्टल जो है वो रेस्ट में होता है, इसलिए जो एंगल है वो फिक्स्ड होता है, थीटा जो है वो फिक्स रहेगा। सो सिर्फ वही पैरेलल प्लेन जो है वो डायफ्रैक्शन शो करेंगी जिनके लिए ब्रैग्स लॉ जो है वो ट्रू होगा। थीटा, लैम्डा और डी का कॉम्बिनेशन जिसके लिए ब्रैग लॉ को सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ उन्हीं के लिए डायफ्रैक्शन जो है वो हमें शो होगी। आमतौर पे जो डायमेंशन लेते हैं हम सिंगल क्रिस्टल की, जिस पे आपने एक्सरेज डालनी है, उसकी डायमेंशन 1 मिलीमीटर क्यूब है, यानी 1 मिलीमीटर along all directions. So that specimen is held stationary in the path of X-rays. और जो वेवलेंथ हमने चूंकि कहा ना वाइट एक्सरेज, सो व्हाट डज इट मीन्स मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज यूज नहीं कर रहे। ऐसी एक्सरेज हैं जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ पॉसिबल हैं, तो हमने एक रेंज डिफाइन की है 0.2 से 2 एंगस्ट्रॉम तक आमतौर पे जो है वेवलेंथ वाली एक्सरेज इस्तेमाल करेंगे। क्रिस्टल को रोटेट करवाया जा सकता है गोनियोमीटर यूज करके अगर ज़रूरत हो तो, लेकिन वन टाइम सेट करने के बाद आप उसको जो है वो स्टेशनरी रखेंगे और उसका ब्रैग्स जो पैटर्न होगा उसको स्टडी करेंगे। ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। सो एक्सरे सोर्स से जो है वो एक्सरेज आएंगी, ठीक है। कोलिमेटर जो है उसको स्मूथ बीम की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करेगा। वो एक्सरेज जो है ये सिंगल क्रिस्टल है आपका, और ये सैंपल होल्डर है गोनियोमीटर जिसे हम कह रहे हैं, इस पे पड़ेगा। और इस पे पढ़ने के बाद डिफरेंट प्लेन्स जो है उन पे डिफरेंट वेवलेंथ पड़ेंगी। तो जो प्लेन सामने आई है, जो प्लेन एक्सपोज हुई है, उस पर जब डिफरेंट वेवलेंथ पड़ेंगी तो वो डिफरेंट एंगल्स पर जो है वो डायफ्रैक्ट होंगी अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ, 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा के अकॉर्डिंग। तो स्क्रीन पे आपको जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स से डिफरेंट स्पॉट्स जो हैं वो शार्प स्पॉट्स जो हैं वो नजर आएंगे। तो इसके अलावा अगर आपने प्लेन्स लेनी है तो नेक्स्ट टाइम आप गोनियोमीटर की पोजीशन को जो है वो चेंज करते जाएंगे और डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है उससे डिफरेंट स्पॉट्स स्क्रीन पे आते जाएंगे, यहाँ तक कि एक रेगुलर पैटर्न जो है वो फोटोग्राफिक फिल्म पे आपको नजर आएगा। ठीक है। उस पैटर्न की एक स्पेसिफिक शेप होगी, ठीक है, जिससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो किस काम के लिए आमतौर पे लू मेथड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है?
सो मोस्टली हम इसको क्रिस्टल की सिमेट्री फाइंड आउट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर किसी क्रिस्टल की 4 फोल्ड सिमेट्री है और उसको आपने लू एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड के जरिए जो है उस पर एक्सरेज डाली हैं, तो जो रिजल्टिंग स्क्रीन पे पैटर्न बनेगा जिसे हम लू पैटर्न कहते हैं, उसमें भी एग्जैक्टली उतने फोल्ड सिमेट्री होगी। फॉर एग्जांपल अगर क्रिस्टल में 4 फोल्ड सिमेट्री है तो जो पैटर्न जो शेप बनेगी उसके अंदर भी एग्जैक्टली 4 फोल्ड सिमेट्री जो है वो हमें नजर आएगी। सिमेट्री पैटर्न से आप क्रिस्टल की शेप जो है उसे गेस कर सकते हैं। सो ये मेथड जो है वो क्रिस्टल की शेप फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्रिस्टल की सिमेट्री फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सिमेट्री से आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है इस मटेरियल का, ठीक है। इम्परफेक्शन फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी किस्म की कोई एक्स्ट्रा एटम है, कोई डिस्टर्बेंस है, कोई मिसिंग एटम है, तो उससे जो आपके पास रिजल्टिंग फोटोग्राफिक फिल्म पे पैटर्न आएगा उसमें आपको डिस्टर्बेंस स्ट्रीकिंग जो है वो नजर आएगी, डिसऑर्डर नजर आएगा, जिससे पता चल जाएगा कि इस क्रिस्टल में कोई डिसऑर्डर है। इसी तरह अगर किसी क्रिस्टल पे को स्टैंड किया गया, उस पर फोर्स लगाई गई है जिसकी वजह से वो रीओरिएंट हो गया है, डिफॉर्म हो गया है, सो उसकी प्लेन्स जैसी प्लेन्स होनी चाहिए थी वैसी नहीं रहेंगी, वो कर्व्ड प्लेन्स बन जाएंगी। तो रिजल्टिंग पैटर्न जो है आपको उसमें अगेन स्ट्रीकिंग्स नजर आएंगी। तो ये जो स्ट्रीकिंग पैटर्न है, लू पैटर्न जिसे हम कह रहे हैं, जिसमें स्ट्रेन की वजह से या इम्परफेक्शन की वजह से स्ट्रीकिंग आई है, उसे हम एस्ट्रिज्म का नाम देते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे हमारा पहला मेथड था जिसे लू मेथड कहते थे, विच इज यूज्ड फॉर एक्सरे डायफ्रैक्शन टू स्टडी द एक्सरे डायफ्रैक्शन फ्रॉम अ क्रिस्टल। दूसरा पॉपुलर मेथड जो एक्सरेज डायफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड के मेन फीचर्स क्या हैं, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। एक सिंगल क्रिस्टल इस्तेमाल करते हैं। सिंगल क्रिस्टल से मुराद हमारी मुराद क्या है कि थ्रू आउट जितना भी वो मटेरियल सैंपल का हमारा है सबका एक ही तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। इसमें वाइट एक्सरेज की बजाय आप मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज इस्तेमाल करते हैं, यानी सिंगल वेवलेंथ इस्तेमाल करते हैं। यो मींस आप कह सकते हैं कि लैम्डा जो है वो फिक्स्ड रखा जाता है। इस केस में वेवलेंथ फिक्स है, चूंकि क्रिस्टल रोटेट करता है तो थीटा की वैल्यू वेरी करेगी ड्यू टू रोटेशन, थीटा इज वेरिएबल, और डिफरेंट प्लेन्स रोटेशन के दौरान जो है वो एक्सपोज होंगी एक्सरेज से, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे से। सो डिफरेंट प्लेन्स की इंटरप्लेनर स्पेसिंग डिफरेंट होती है, तो वेरिएबल डी आपको जो है वो नजर आएगा इस मेथड में। तो डिफरेंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स जो हैं वो डायफ्रैक्शन पैटर्न शो करेंगी फॉर सुटेबल वैल्यूज ऑफ थीटा, डी एंड लैम्डा। जो कॉम्बिनेशन ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा उसके मुताबिक हमें स्क्रीन पे पैटर्न जो है वो नजर आएगा। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है? वो सिंपल एक्सपेरिमेंटल पैटर्न है। ये रोटेटर है, आल्सो अ सैंपल होल्डर, और ये आपका जो है स्पेसिमेन है, दैट इज अ सिंगल क्रिस्टल। कोलीमीटर से एक्सरेज होती हुई सिंगल क्रिस्टल पर पड़ती हैं। सिंगल क्रिस्टल पर पड़ने के बाद एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन आपने रखी है, एक स्पेसिफिक एक्सिस जो है उसको आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन रखा है। सो जो प्लेन एग्जैक्टली बिल्कुल सामने होगी, परपेंडिकुलर होगी एक्सरेज के, उससे जो है वो आपको सेंट्रल स्पॉट मिलेगा। अब चूंकि वो प्लेन रोटेट कर रही है जो कि बिल्कुल पैरेलल है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, हम उस प्लेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो प्लेन रोटेट कर रही है तो वो पैटर्न जो है, वो जो स्पॉट्स हैं डायफ्रैक्शन पैटर्न आपको चारों तरफ उस सिलेंडर के अंदर जो है वो नजर आएगा। जो हमारी फोटोग्राफिक फिल्म है वो एक सिलेंड्रिकल फोटोग्राफिक फिल्म है जिसको आप एज ए कैमरा ले रहे हैं, तो आपके पास सेंट्रल लेयर जो है वो उसके लिए बनेगी जिसकी एक एक्सिस जो है, कम से कम एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग है, ठीक है। यानी एच के जीरो आपकी जो प्लेन बनेगी, अगर जी एक्सिस सी एक्सिस जो है उसको आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग रख लें तो सेंट्रल प्लेन बन जाएगी एच के वन, और एच के -1 जो प्लेन होगी उसके लिए आपके पास ये अपर सर्कल और ये बॉटम सर्कल जो है वो बन जाएगा। सो इस फोटोग्राफिक फिल्म को खोल के अगर आप स्ट्रेट कर लें तो ये पैटर्न जो है आपको नजर आएगा। दिस इज फॉर 1, दिस इज फॉर -1, दिस इज फॉर 0।
सो अगर आपने एक स्पेसिफिक एक्सिस रखी है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग, सो ये जो स्पेसिंग है 0 से 1 तक, ये बुनियादी तौर पे डायमेंशन होगी उस साइड की जो भी आपने क्रिस्टल जो है वो लिया है। तो क्रिस्टल की डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए मोस्टली आप जो है वो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड जो है वो उसके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यही मैंने जैसे डिस्कस किया यहाँ पे मेंशन भी किया है कि क्रिस्टल इज पोजीशन सच दैट its c axis coincide with axis of rotation, the planes with Miller indices HK0 will produce central layer। जो ये लेयर्स बन रही हैं फोटोग्राफिक फिल्म पे, इनको हम लेयर लाइंस कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस अपीयर हुई हैं फोटोग्राफिक फिल्म पे, इनको हम लेयर लाइंस कहते हैं। तो टॉप और बॉटम जो है वो HK1 और HK-1 प्लेन्स के लिए है। जो इनके दरमियान वर्टिकल स्पेसिंग होगी that depends upon the spacing between the lattice points। So having distance c for the crystal, so आप distance c अगर क्रिस्टल का फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप उसे मैथमेटिकली भी a और b उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो पता है। अगर आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं पता तो फिर आप ये करेंगे बारी बारी, जैसे आपने C को एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग रखा है वैसे ही आप A को एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग रखें और फोटोग्राफिक पैटर्न जो है उसमें देखें कि स्पेसिंग कितनी आई है लेयर लाइंस के बीच में। फिर आप B को रखें और फिर आप देखें कितनी स्पेसिंग आई है। तो इस तरह आप A, B, C तीनों डायमेंशन जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड इज मोस्ट सुटेबल टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ क्रिस्टल। तो ये हमारी डिस्कशन थी रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड के बारे में। लास्ट में बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे पास पाउडर डायफ्रैक्शन मेथड। पाउडर डायफ्रैक्शन मेथड में जो आप स्पेसिमेन यूज करते हैं वो पाउडर्ड फॉर्म में होता है। क्रिस्टल जो है उसको स्मॉल क्रिस्टलाइट्स में आप जो है वो ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसका जो कैमरा है वो भी एक सिलेंड्रिकल कैमरा ही है, बिल्कुल उससे मिलता जुलता है जैसा रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में था। इस कैमरा को हम डिबाई शेरर कैमरा कहते हैं। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो हाइट है वो डायामीटर से रिलेटिवली स्मॉलर होती है। ठीक है, उसमें लेंथ ज़्यादा थी सिलेंडर की रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में, लेकिन पाउडर डायफ्रैक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, डिवाइड शेरर कैमरा बनाने के लिए डायामीटर से कम लेंथ रखते हैं। सिलेंडर की लेंथ जो है वो डायमीटर से रिलेटिवली कम होती है, तो इस तरह का कैमरा डिवाइड शेरर कैमरा कहलाता है। तो पाउडर डायफ्रैक्शन मेथड में स्पेशल कैमरा इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम डिबाई शेरर कैमरा कहते हैं। सैंपल पाउडर्ड फॉर्म में होता है। अराउंड 10⁻12 क्रिस्टलाइट्स जो है वो 1 मिलीमीटर क्यूब के सैंपल के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। उसको हम किसी ग्लास ट्यूब के अंदर जो है वो प्लेस करके सैंपल होल्डर की मदद से एक्सरेज के रास्ते में रखते हैं। सो इससे इट एक्सपोज ऑलमोस्ट ऑल पॉसिबल थीटा एंड डी। हम अज्यूम करेंगे जितने ज़्यादा क्रिस्टलाइट्स हैं सारे पॉसिबल एंगल जो हैं वो एक ही वक्त में मौजूद होंगे क्रिस्टल के, बगैर रोटेट करवाए, और सारी पॉसिबल जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो भी मौजूद होंगी। तो एक ही सेटिंग में आप सारी कैलकुलेशन जो है थीटा और डी आपके इल्म में आ सकता है। मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज इस्तेमाल करते हैं, सिंगल वेवलेंथ इस्तेमाल करते हैं। लैम्डा इसका मतलब फिक्स है, इसमें थीटा वेरिएबल है और डी वेरिएबल है, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स थीटा और बहुत सारे इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी जो है एक ही टाइम में आपके पास मौजूद होंगी। ठीक है, सो डिफरेंट क्रिस्टलाइट्स के लिए रिफ्लेक्शन होगी फॉर सुटेबल वैल्यू ऑफ लैम्डा, थीटा एंड डी, जो कि ब्रैग्स लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, ब्रैग्स लॉ की इक्वेशन में यही तीन वेरिएबल चीजें हैं, एम लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। ठीक है, सो इनकी वैल्यूज को एडजस्ट करके जिनके लिए ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाई होता हुआ आपको जो है वो डायफ्रैक्शन पैटर्न शेरर कैमरा में नजर आएगा। इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखते हैं। ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। दिस इज एन एक्सरे सोर्स। एक्सरे सोर्स के सामने आपने एक फिल्टर रखा है ताकि आप मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज हासिल कर सके। कोलीमेटर का काम जो है वो डिफरेंट रेज को जो है वो पैरेलल करना है, सो बीम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो ये बीम की फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ ये ग्लास ट्यूब जिसमें पाउडर फॉर्म में आपका सैंपल जो है वो मौजूद है उस पर पड़ेगी, और तमाम डायरेक्शन में जो है वो आपको डिफरेंट स्पॉट्स नजर आएंगे, बट स्पेसिफिक प्लेन्स जहाँ भी पड़ी होंगी वो सारी मिलके एक कोन बनाएंगी।
ये लाइक दिस ऑन द वॉल, जैसे ये कोन है या ये अपोजिट डायरेक्शन में भी सिमिलर कोन जो है वो आपको नजर आएगी। सो डिफरेंट सेट ऑफ प्लेन्स थीटा एंड डी, ठीक है, लैम्डा फिक्स है, थीटा और डी के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए डिफरेंट कोन्स आपके पास आएंगी। तो जितनी तरह की क्रिस्टलोग्राफी के प्लेन्स मौजूद होंगी उनके लिए डिफरेंट कोन्स जो है वो आपके पास कंसेंट्रिक कोन्स जो है वो आपको मिलेंगी। किसी एक कोन को अगर आप फोकस करें तो इस तरह की आपके पास जो है वो शेप बनेगी। ये इंसिडेंट एक्सरेज है, ठीक है, ये सॉलिड लाइन जो है ये आपके रिफ्लेक्टिंग प्लेन है, इसके साथ ये एंगल थीटा है इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसके दरमियान एंगल 2 थीटा है, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन आपने लगाई है ये सिमिलर रिफ्लेक्टिंग प्लेन है जो डिफरेंट ओरिएंटेशन पे मौजूद है, ठीक है। सो डिफरेंट ओरिएंटेशन वाली डिफरेंट जगह पे फोकस करेंगी, लेकिन वो सारी मिलके एक ही कोन बनाएंगी ताकि ब्रेक ग्लास सेटिस्फाई हो सके। सो ये एक कोन जो है वो आपको मिलेगी फॉर ईच सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स विच आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, यानी डी फिक्स है, इसके लिए थीटा चेंज हो रहा है जस्ट, तो थीटा के चेंज होने से आपके पास एक कोन लाइक पैटर्न जो है वो एक्सप्रेस बनाएंगे, और जैसे ही आप प्लेन चेंज करेंगे तो कोन का रेडियस चेंज हो जाएगा। इसी फोटोग्राफिक फिल्म को अगर आप एक साइड से काट के यूं फ्लैट कर लें, सीधा कर लें, तो आपको इस तरह के पैटर्न जो है वो नजर आएंगे। ये एग्जिट पॉइंट है, ये जहाँ से एक्सरेज जो है वो एंटर होती हैं, एंट्रेंस हॉल, दिस इज एग्जिट हॉल, और इस तरह से आपके पास कोन्स बनेगी फोटोग्राफिक फिल्म पे। ये देखें, ये पहली D1 है, दूसरी के ऊपर जो है आपने D2 लिखा है, थर्ड जो है वो थर्ड प्लेन से रिलेटेड है, एंड सो ऑन। सेंटर्स के दरमियान फासला जो है वो हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस होगा। सर्कमफेरेंस चूंकि ये सर्कल था तो 2 पाई आर होता है, तो ये सेंटर्स के दरमियान फासला जो है पाई आर होगा। ये इनके सेंटर से हम फासला लेते हैं, ये कॉर्ड की लेंथ होगी S, कोन का डायमीटर कह लें आप इसे, ये S है, ठीक है। सो ये एंगल θ1 के लिए, ये θ2 फॉर डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ सिमिलर प्लेन्स एंड सो ऑन। तो है, इस पैटर्न को स्टडी करके आप बहुत सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप एक सिंपल फार्मूला यूज करेंगे, S = r θ, ठीक है। तो आपके पास ओवरऑल कोन का जो एंगल बनता है वो बनता है 4θ। ये 2θ ऊपर मेंशन किया गया है, 2θ जो है वो यहाँ नीचे होगा, तो ओवरऑल एंगल बनेगा 4θ, ठीक है। सो कोन का जो एंगल ओवरऑल बनेगा 4θ। S = r θ करना है तो θ = S/r, सो 4θ इन रेडियंस इज इक्वल टू S/r। S जो है ये डायमीटर ऑफ द कोन है और r जो है वो रेडियस ऑफ द कैमरा है, ठीक है। इसे आप बड़ी सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको अगर आप डिग्री में लेना चाहें तो 1 डिग्री 57.296 रेडियंस के बराबर होती है, तो इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये एंगल आपका 4θ एंगल जो है ये आप डिग्री में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन को और ज़्यादा सिंपल किया जा सकता है, अगर आप रेडियस जो है वो मल्टीपल लें 57.296 का, लाइक 1 मल्टीप्लाई बाय 57.296 मिलीमीटर, 2 मल्टीप्लाई बाय 57.296, लाइक हमने लिया 57.296 मिलीमीटर, ये रेडियस ले लिया फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेशन के लिए। सो यहाँ पे अगर आप आर की ये वैल्यू जो है वो पुट कर दें तो ये 57.296 से 57.296 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 4 से आपने डिवाइड कर दिया, यहाँ थीटा रह गया। सो थीटा इन डिग्रीज इज इक्वल टू S इन मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। सो कोन का जितना भी आपके पास जो है वो डायमीटर आएगा उसको मिलीमीटर में लेके 4 से डिवाइड कर देंगे तो डिग्रीज में आपके पास जो है वो एंगल आ जाएगा, ठीक है। किस काम के लिए बुनियादी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड आउट करते हैं, HKL फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट प्लेन्स के, अगर आपको प्लेन्स का पता हो, ठीक है। सो पाउडर मेथड इज यूज्ड टू डिटरमिन इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ द क्रिस्टल, मेनली known all the values of theta considering only first order diffraction from all possible planes। सारी डायफ्रैक्शन के ऑर्डर नहीं लेने,
सारी प्लेन्स लेनी है, उनके लिए सबका फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन जो है वो लेंगे और उसके लिए थीटा की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद ब्रैग्स लॉ आप यूज करेंगे, वेवलेंथ का आपको पता है, हर प्लेन की इंटरप्लेन स्पेसिंग आपको फाइंड आउट करनी है। सो 2d साइन थीटा, थीटा की हर वैल्यू के लिए आपके पास d की एक वैल्यू आएगी, आपको पता चलेगा इसमें ये फलां प्लेन का पैटर्न है जिनकी इंटरप्लेन स्पेसिंग इतनी है, ये फलां की है, ये फलां की, ठीक है। सो 2d sin theta is equal to n lambda, 2d sin theta is equal to n lambda, और फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन इसको आप जो है वो 1 पुट कर देंगे, n lambda फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन के लिए इसको आप जो है वो 1 पुट कर देंगे। सो ये बनेगा 2d sin theta is equal to lambda, ठीक है। या आप इसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें तो d is equal to lambda over 2 sin theta। तो यहाँ आप अगर गौर करें तो वेवलेंथ आपने पहले से ही आपको पता थी, आपने फिक्स रखी थी, और थीटा की वैल्यू हर प्लेन के लिए आपके पास एक यूनिक वैल्यू आएगी, ठीक है। उस थीटा की वैल्यू को आप मेजर करेंगे यूजिंग दिस रिलेशनशिप। आप सिंपली कोन की हाइट मेजर करेंगे, कोन का डायमीटर मेजर करेंगे, ठीक है। मिलीमीटर में उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा। जब आपके पास एंगल आ गया, लैम्डा आप पहले से जानते हैं, तो डी की वैल्यू सिंपली ब्रैग लॉ इस्तेमाल करके निकाली जा सकती है, डी इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 साइन थीटा, ठीक है। सो इस मेथड को हम पाउडर डायफ्रैक्शन मेथड कहते हैं। इन तमाम मेथड्स को अगर मैं ओवरव्यू करूं तो कुछ चीजें बहुत क्लियर और बहुत कॉमन है। लू मेथड के अंदर आपने व्हाइट एक्सरेज यूज की थी, सिंगल क्रिस्टल यूज किया था जिसे आप स्टेशनरी रखते थे, ठीक है। तो वेवलेंथ जो है वो वेरिएबल थी, एंगल जो था वो आपने फिक्स रखा था, डी भी आपने फिक्स रखा था, ठीक है। इसी तरह अगर आप रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड को देखें तो सिंगल क्रिस्टल यूज किया था, आपने मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज इस्तेमाल की थी, लेकिन आपका क्रिस्टल चूंकि रोटेट करता था तो थीटा जो था वो आपने वेरिएबल रखा था। और पाउडर मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें आपने जो भी सैंपल था उसको ग्राइंड करके छोटे छोटे क्रिस्टलाइट्स में डिवाइड करके रखा था। उस पर जब मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज पड़ती थी तो कोन्स जो हैं वो बनती थी हर प्लेन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग। उस कोन की स्टडी करके हम उसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है उसे फाइंड आउट करते थे। तो इस तरह हमने ये देखा कि डिफरेंट जो मेथड्स हैं हमारे वो डिफरेंट मकासद के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं, ठीक है। जैसे लू मेथड के बारे में हमने पढ़ा कि वो क्रिस्टल की सिमेट्री को फाइंड आउट कर सकता है, जिससे आपको शेप का अंदाजा हो सकता है कि क्रिस्टल की शेप कैसी है। इसी तरह आपने रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में ये डिस्कस किया कि डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं आप आसानी से रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड से, ठीक है। तो डिफरेंट जो क्रिस्टल है उसका साइज मेजर किया जा सकता है इसके जरिए। और पाउडर डायफ्रैक्शन मेथड में हमने देखा आप इंटरप्लेनर स्पेसिंग मेजर कर सकते हैं, आप एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन मेजर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग आ जाती है तो उससे आप आसानी से आप प्लेन्स के मिलर इंडिसेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर आ जाएगा। अगर आपको पता हो कि किसी क्रिस्टल के अंदर कौन कौन सी प्लेन्स जो हैं वो लाई करती हैं, तो हर क्रिस्टल के अंदर जो प्लेन्स एग्जिस्ट करती हैं उनकी इंटेंसिटी देखी जाती है। उस इंटेंसिटी से पता चल जाता है कि ये पीक्स जो हैं, ये कॉन्स जो हैं या ये एंगल जो हैं वो जिसकी इंटेंसिटी एक्स रेज की आपको ज़्यादा मिले वो फलां HKL से करस्पॉन्ड करती है, ठीक। तो क्रिस्टल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी पाउडर डायफ्रैक्शन मेथड से, ठीक है। बाकी जो मालूमात हैं वो उसके लिए आप जो है वो डिफरेंट सूटेबल मेथड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जैसे सिमेट्री के लिए, शेप के लिए आप कॉमनली पाउडर मेथड इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो करंटली मतलब अगर हम देखें तो मेथड किस तरह के इस्तेमाल होते हैं, आमतौर पे जो है वो पाउडर मेथड ही एक्स-रे डायफ्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा डीप मालूमात जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। सो क्या फोटोग्राफिक फिल्म इस्तेमाल की जा सकती है? सो द आंसर इज नो। मॉडर्न जो आपके पास डायफ्रैक्टोमीटर हैं उसमें फोटोग्राफिक फिल्म की बजाय रेडिएशन डिटेक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो एक्सरेज को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो रेडिएशन डिटेक्टर्स जो हैं वो एडजस्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट जगह पे अगर उनकी इंटेंसिटी मेजर करनी है तो आप डिटेक्टर को जो है वो मूव करते जाएंगे और डिफरेंट एंगल्स पे इंटेंसिटी जो है जितनी काउंट्स आएंगे उसको मेजर करते जाएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा किस एंगल पे
एक्सरे जो डायफ्रैक्ट होकर आई है उनकी इंटेंसिटी कितनी है। सो डिफरेंट आयनाइजेशन डिफरेंट जो है वो रेडिएशन डिटेक्टर्स आपने पढ़े होंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, पार्टिकल डिटेक्टर्स और रेडिएशन डिटेक्टर्स। सो आप इसमें आयनाइजेशन चैम्बर इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंटिलेशन चैम्बर इस्तेमाल कर सकते हैं, जीएम काउंटर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डिफरेंट काउंटर्स जो हैं या आयनाइजेशन चैम्बर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं बतौर रेडिएशन डिटेक्टर मॉडर्न डायफ्रैक्ट में। लें जी, यही हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। इस हवाले से कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। बस आज के लिए यही हमारी डिस्कशन थी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।